कोई साथ दे ना दे बस तू चलना सीख ले। कोई साथ दे ना दे बस तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिब और तू जलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिब और तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिल की तरफ। कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिल की तरफ। बस तू हर मुश्किल से ऐ दोस्त बेखौफ लड़ना सीख ले। बेखौफ लड़ना सीख ले। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी में एक छोटा सा सहयोग करने के लिए, आपके नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके साथ जुड़ चुका हूं और उम्मीद करता हूं आज जो भी टॉपिक आपको देकर जाऊंगा वो बिल्कुल ही आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर, और इसके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक होगा जिस पर हम और भी जो है अच्छी तरह से चर्चा करेंगे वो होगा अम्लराज एक्वारेजिया। यकीन मानिए दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, ये दोनों जो है टॉपिक से क्वेश्चन हर साल 100% कई प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सुनने में जितना सिंपल लगता है वाकई में इतना सिंपल है नहीं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सुनने में भी सिंपल है और सिंपल है भी क्योंकि हम धातु और अधातु के आज भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, धातु और अधातु के हम भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अभी हम जो है धातु और अधातु के रासायनिक गुणों का अध्ययन नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, केवल आज की जो वीडियो होगी उसमें हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों पर ही चर्चा करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। मैं इसके धातु और अधातु के रासायनिक गुणों का भी वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्त इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आखिर धातु और अधातु में भौतिक प्रॉपर्टीज में क्या अंतर होता है, यही आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। ऐसे तो धातुओं के 3 रूप होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। जिन प्यारे दोस्तों ने पढ़ा होगा वे जानते होंगे धातु और अधातु की परिभाषा। धातुएं वे होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं, यानी धनायन होने की प्रवृत्ति को दिखाती हैं। वो क्या होती हैं? धातुएं। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन हो जाती हैं वे धातुएं होती हैं, और अधातुएं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को रखती हैं वे सभी अधातुएं होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं वे क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। अब उपधातु ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और ना ही ग्रहण करती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं, ये होती हैं उपधातुएं। तात्पर्य ये है, धातुएं रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, अधातुएं रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, और जो है उपधातुएं ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं ना ही ग्रहण करती हैं। इसलिए धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाती हैं, जबकि उपधातुएं जो है या इन पे आप कह सकते हैं कोई चार्ज नहीं होता या प्लस माइनस दोनों चार्ज होता है। दोस्तों, अब जो है आखिर धातुओं और अधातुओं को अलग क्यों रखा गया है, क्या विशेष प्रॉपर्टीज है, तो आज फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु और अधातुओं का क्या करेंगे, यहाँ पर हम बंटवारा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज जो है यहाँ पर 8 चीज़ें दी गई हैं, 8 पॉइंट दिए गए हैं, 8 पॉइंट। पहला है भौतिक अवस्था, चमक, पारदर्शिता, चालकता, घनत्व, गलनांक, तन्यता, आघातवर्धनीयता। मैं थोड़ी सी वीडियो को जूम करता हूं ताकि आप सभी भी देख सकें। देखिएगा दोस्तों, लिखा है भौतिक अवस्था, चमक, पारदर्शिता,
चालकता और जो है घनत्व, गलनांक, तन्यता, आघातवर्धनीयता, इन टॉपिकों को लेते हुए आज हम आपको धातु और अधातु में जो है अंतर समझाने वाले हैं। और वो टॉपिक होंगे आपके भौतिक अवस्था, चमक, पारदर्शिता, चालकता, घनत्व, गलनांक, तन्यता और आघातवर्धनीयता। ठीक है। तो दोस्तों जैसे इसमें भौतिक अवस्था को फिजिकल स्टेट कहते हैं, चमक को लेजर कहते हैं, पारदर्शिता को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, चालकता को कंडक्टिविटी कहते हैं और घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट एमपी कहते हैं, तन्यता को जो है आपका डक्टिलिटी कहते हैं और आघात वर्धनीयता को जो है आप कह सकते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके इंग्लिश नाम है। अगर आपको आवश्यकता हो तो ये भी लिख सकते हैं। और हाँ, जो बोर्ड की तैयारी में बैठने वाले मेरे दोस्त हैं वो किसी भी वीडियो को इस तरह से मनोरंजन के लिए, जो भी स्टडी की वीडियो हो, कृपया उसे मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें। ये वीडियो मनोरंजन की दृष्टि से नहीं बनाई गई है, ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए बनाई गई है। और अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठें। जिस प्रकार से चार्ट इस वीडियो में बना हुआ है अपनी कॉपी में तैयार करें और उसे जो है कॉपी में इस तरह से चार्ट बनाएं और एक एक पॉइंट को लिखते चलें। मैं एक एक पॉइंट को समझाता चलता हूं और उम्मीद करूंगा कि ये जो टॉपिक मैं आपको समझाऊं पूरी तरह से समझ में आए। और अगर समझ में आता है ये टॉपिक और अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन दोस्तों, तो ये मत मान के चलिए कि मैं आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे लिखिए जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं भौतिक अवस्था। पहला पॉइंट है यहाँ पर भौतिक अवस्था, जिसको कहते हैं फिजिकल स्टेट। अब देखिए धातु की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। कहा कि धातुएं सामान्यतया ठोस होती हैं पारा को छोड़कर। ये हमेशा याद रखेंगे। पारा भी धातु है लेकिन वह द्रव धातु है, वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा भी धातु है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि पारा भी धातु है लेकिन वह क्या होता है, वह जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। तो सभी धातुएं अधिकतर अपनी अवस्था में कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। धातुएं जैसे सोना हो जाता है, चांदी हो जाती है, लोहा हो जाता है और आपका जो है स्टील हो जाता है। ये जो है सभी क्या हैं, धातुएं हैं और ये जो है प्रकृति से ठोस होती हैं। लेकिन एक ऐसी भी धातु है, आपसे प्रश्न बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुविकल्पी प्रश्न में, कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो दोस्तों वो पारा है। क्या है, पारा। ठीक है। तो कह रहा कि धातुएं जितनी भी होती हैं वो धातुएं, ये कह रहा कि धातुएं सामान्य ठोस माध्यम में होती हैं पारा को छोड़ के। धातुएं सामान्य रूप में ठोस माध्यम में पाई जाती हैं, किसको छोड़ के, पारा को छोड़ के। अब हम चलते हैं अधातुओं पर। कह रहा कि जो अधातुएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहा ये जो अधातुएं होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में। धातुएं ज्यादातर, अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा को छोड़कर लगभग सभी धातुएं ठोस हैं और अधातुएं जो है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। ये तो इसकी भौतिक अवस्था थी। अब सेकंड पॉइंट पर इसकी चमक। आप जानते हैं सोना रहे चाहे चांदी रहे चाहे स्टील, देखा होगा आपने, स्टील के बर्तन आपके घर में होंगे, अगर धूप उन पे लगती है तो उनमें चमक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि ये ठोस हैं और ये धातुएं हैं तो लिख सकते हैं कि इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में कैसी चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और यहाँ लिखा है अधातु के तरफ हम चलेंगे तो लिखा है कि इनकी सतह पर धात्विक करा कि आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर चमक नहीं होती है। मतलब ये है कि दो ऐसी अधातु हैं जिनकी सतह पर जो है
चमक पाई जाती है और वो है आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट के सतहों पर जो है धात्विक चमक पाई जाती है। उसके अतिरिक्त कोई भी अधातु ऐसी नहीं है जिसमें चमक नहीं पाई जाती। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर किसी भी अधातु में जो है धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर किसी भी अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जबकि अधातुओं में कोई भी चमक नहीं पाई जाती है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो वीडियो को मुझे कम समय में कंप्लीट करना होता है, तो मैं पूरा का पूरा आपको समझने का मौका दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में ना आए दोस्त तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास आपको करूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पारदर्शिता टॉपिक हमारा होगा, पारदर्शिता। देखिएगा ये पारदर्शिता क्या है। ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। आप जानते हैं पारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके वे सभी पारदर्शी पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके वे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे एक साधारण कांच, अगर उसके पीछे कलई ना की जाए, उसके पीछे किसी चीज़ का रंग या लेपन ना किया जाए, पीछे कोई जो है माध्यम ना लगाया जाए, आर पार उससे दिख सकता कांच को, तो वह पारदर्शी माध्यम है। ठीक है ना। जल कुछ हद तक पारदर्शी माध्यम है। शुद्ध जल मतलब वे ठोस या वे माध्यम जिनके आर पार हम देख सकते हैं वे सभी पारदर्शी होते हैं। तो देखिए कह रहा कि अब जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इन सभी के आर पार नहीं देखा जा सकता है और ये सभी धातुएं हैं, ये सभी ठोस हैं। तो कह रहा कि जो धातुएं होती हैं वो लगभग अधिकतर कैसी होती हैं? अपारदर्शी होती हैं। धातुएं प्रकृति से अपारदर्शी होती हैं, नॉन ट्रांसपेरेंसी होती हैं। धातुएं जो है प्रकृति से कैसी होती हैं? अपारदर्शी, अर्थात धातुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना। अब इसमें जो है अधातु क्या है? ये पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी भी तीनों प्रकृतियों में पाई जाती। मैं तीनों को आपको समझाता हूं। पारदर्शी किसी भी जो है पारदर्शी किसी भी पदार्थ का वह माध्यम है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। किसी भी वस्तु का वह माध्यम है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। अपारदर्शी किसी भी वस्तु का वह माध्यम है जिसके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते। और पारभासी, पारभासी का मतलब होता है आधा देख सकते हैं आधा नहीं देख सकते। मतलब खुरदरा शीशा ले लीजिए, तो खुरदरे शीशे में आप केयर करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ धुंधला आपको दिखाई देगा, और जो धुंधला आपको आर पार दिखाई देता है, कागज लगे, तेल लगे कागज से भी ऐसा कभी कभी होता है। तो तात्पर्य ये है कि पारदर्शी में सीधा प्रत्यक्ष आर पार देखा जा सकता है उस वस्तु के आर पार। अपारदर्शी में उस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता। और जो है पारभासी में हाफ एंड हाफ होता है, मतलब होता है धुंधला जो है आर पार देखा जा सकता है, वो अपारदर्शी होता है। ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं वो साफ शब्दों में कह रहा कि अपारदर्शी होती हैं, अर्थात धातुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता। जबकि अधातुएं जो होती हैं वो जो है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों प्रकृतियों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कंडक्टिविटी, चालकता। भौतिक गुण में अगला गुण है चालकता। तो चलते हैं चालकता की तरफ, चालकता को समझते हैं। कह रहा कि जो धातुएं होती हैं, जैसे आप मानिए एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, है ना, ये सभी ठोस धातुएं हैं। और आप जानते हैं कि तार एल्युमिनियम के बनते हैं या तांबे के बनते हैं ना। तो ये जो तार बनते हैं, वायर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के, ये सभी किनसे बनते हैं? धातुओं से तो बनते हैं। तो कह रहा कि जो धातुएं होती हैं ऊष्मा तथा विद्युत की एक अच्छी सुचालक होती हैं। मतलब धातुओं के अंदर ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालन होता है, अच्छे माध्यम होते हैं। ऊष्मा मतलब होता है गर्मी, और जो है विद्युत को, यानी आपके घर में जो लाइट जो है आपके घर में जल रही है, उसमें तारों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वही विद्युत धारा है। ठीक है ना। तो कह रहा कि लाइट, तात्पर्य ये है कि ये जो
धातुएं होती हैं ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, अर्थात सभी धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सभी धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट जो है कहां पर पाया जाता है? पेंसिल की नीब आपने देखी होगी, जिससे आप लोग लिखते हैं। काले रंग का जो ग्रेफाइट होता है, उस ग्रेफाइट को छोड़कर जितनी भी अधातुएं होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं, कुचालक। कुचालक का मतलब वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके या जिसमें विद्युत धारा अल्प मात्रा में या प्रवाहित ही ना हो, वही माध्यम कुचालक होता है। ऊष्मा भी जो है, जैसे आप मानिए लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी, और दूसरी चीज आप प्लास्टिक ले लीजिए, ना तो इनमें विद्युत धारा बहेगी और ना ही जो है ऊष्मा का चालन होगा। मैं एक प्रैक्टिकल आपको करने को बता रहा हूँ। एक सूखी लकड़ी और एक जो है लोहे की रॉड, इन दोनों चीज़ों को जब आप इनके आगे वाले सिरे को गर्म करेंगे, आग में रखेंगे, तो देखेंगे कुछ देर बाद जो है जो लोहे की रॉड होगी, उसका जहाँ से आपने पकड़ा होगा पिछला सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे वाले सिरे को जब आप गर्म करते हैं तो ऊष्मा का चालन होता है पूरे जो है पूरे के पूरे आपके उस जो है धातु में, और आपका हाथ भी क्या होता है, जलने लगता है। लेकिन वहीं पर लकड़ी को गर्म किया जाए अगले छोर को तो नहीं जलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि लकड़ी आपकी अधातु है, उसमें ना तो सूखी हुई लकड़ी में ना तो जो है ऊष्मा का चलन हो सकता है और ना ही विद्युत का। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे घनत्व। देखिए दोस्तों, घनत्व जो है क्या होता है, अगर कोई पदार्थ किसी भी पदार्थ के अणु कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ के अणु उसी पदार्थ में जितना नज़दीक होंगे उनका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। यानी अणु जितना नज़दीक होते हैं उनके मध्य जो है अंतराकाश, मतलब होता है कि उनके मध्य जो है कम स्थान बचता है, इसलिए वो आपस में बिल्कुल चिपके रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से चिपक के रहेंगे। तो यहाँ पर जो है इनका घनत्व भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ये घन होते हैं, घनत्व भी इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो जो धातुएं होती हैं, जब आप देख लेते हैं, क्योंकि इनके धातुओं के अंदर पाए जाने वाले जो है धातुओं के अंदर पाए जाने वाले अणु या परमाणु जो भी कह सकते हैं, वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं। धातुएं ठोस होती हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले कण बिल्कुल नज़दीक होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका घनत्व उच्च होता है। उच्च का मतलब इनके अंदर पाए जाने वाले धातुएं जिन अणुओं से बनी होती हैं, धातुएं जिन जो है माध्यमों से बनी होती हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कह रहा है कि धातुएं जो हैं इनका घनत्व उच्च होता है, क्योंकि इनके अणु बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा कि इनका घनत्व कैसा होता है, कम होता है। यानी धातुएं जितनी भी हैं उनके अणु दूर दूर होते हैं, अणुओं की कोई जो है बात नहीं की जा सकती, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, क्योंकि धातुएं एक दूसरे के धातुओं के अंदर पाए जाने वाले अणु परमाणु या आयन एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली, बहुत ही मजबूती से चिपके होते हैं, इसलिए इनका घनत्व बहुत उच्च होता है। जबकि अधातुएं जो है एक दूसरे से उनके जो है अणु परमाणु या आयन जो है दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है, उनका घनत्व बहुत ही कम होता है। अब चलते हैं गलनांक पर। गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। लोहे को आग में जलाइए और प्लास्टिक को जलाइए, दोनों में से जल्दी कौन पिघल जाएगा? दोस्तों, दोनों में से प्लास्टिक जल्दी पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक जो है कम होता है। मतलब ये होता है कि जिसको गलाने के लिए अधिक ऊष्मा की, अधिक आग की आवश्यकता पड़े, उसका गलनांक उच्च होता है, और जिसे गलाने के लिए कम ऊष्मा या कम आग की आवश्यकता पड़े, उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे धातुओं में जैसे लोहा ले लीजिए, लोहे को जब आप गलाएंगे तो इतना आसानी से लोहा गलने वाला नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता बहुत समय तक पड़ेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि
इसलिए उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो धातुएं होती हैं उनके गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी धातुओं को गलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनका गलनांक क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। मतलब होता है पिघलाने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए, उसको गलाने के लिए जो है अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसलिए क्या होता है, उसका गलनांक उच्च होता है। जबकि जो अधातुएं होती हैं उसे गलाने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो क्योंकि आसानी से जो है क्या हो जाती है, गल जाती है, पिघल जाती है, इसलिए जो है उसका गलनांक कैसा होता है, कम होता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तन्यता। दोस्त अगर आप तन्यता के बारे में, तो तन्यता का मतलब होता है खींचना या खिंचाव या तान देना, मतलब होता है खींचना। तन्यता का मतलब जिसको पीट कर जो है क्या कर दिया जाए, खींच दिया जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जिसको खींच दिया जाए और वो टूटे ना। तन्यता का गुण तो आप जानते हैं कि धातुओं में अधिक होता है, क्योंकि तार वगैरह जो है क्या होते हैं, धातुओं को पतला करके ही बनाए जाते हैं। तो तार वगैरह, जो तार के अंदर, जो वायर के अंदर जो आपके एल्युमिनियम होते हैं, कॉपर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, जो प्लास्टिक नहीं, एल्युमिनियम, कॉपर और जो लोहे या फिर चांदी, ये जो माध्यम होते हैं, ये सभी माध्यम जो है क्या होते हैं, धातुएं होते हैं। इन्हें खींच कर जो है पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। करा कि तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है, क्योंकि इसके तार बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, तन्यता मतलब जिसको तान के खींच कर जो है क्या कर दिया जाए, पतला कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। तो तन्यता का गुण जो है धातुओं में बहुत अधिक पाया जाता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अगर अधातुओं को आप ज़्यादा खींचने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएंगी, लेकिन धातुओं को खींचने का प्रयास करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं। ठीक है ना, तो टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। तन्यता का मतलब होता है जिसे पतला करके लंबा खींच दिया जाए, वो तन जाए, खिंचा जाए, उसी को तन्यता का गुण कहते हैं। और ये गुण केवल धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, यह बहुत ही कम पाया जाता है। प्लास्टिक को आप जो है जलाकर खींचेंगे तो हल्का सा फैलेगी तो जरूर, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब होता किसी पे जोर जोर से प्रहार करना, किसी के जो है ऊपर जो है जोर जोर से प्रहार करना, कुछ पटकना। ठीक है ना, समझ आएगा। अब जैसे आप, एक प्रैक्टिकल है आपके पास, आपको एक जो है लकड़ी का टुकड़ा लेना है और एक लोहे का टुकड़ा छोटा सा, और आपको हथौड़ा लेना है। हथौड़े से लकड़ी पे तेज तेज प्रहार करना है और वहीं पर जो है लोहे पर। तो दोस्त आप देखेंगे जो लकड़ी का टुकड़ा होगा वो जो है हथौड़े की मार से जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो वहीं पर लोहे का टुकड़ा होगा वह ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो टूटेगा भी नहीं, वो बिल्कुल अपने आकार से चिपटा होता चला जाएगा। तो आघात किसमें सहने का जो है ज़्यादा क्षमता होती है, वही धातुओं का, यानी जिन धातुओं में आघात सहने की ज़्यादा क्षमता होती है उसी क्षमता को आघात वर्धनीयता कहते हैं। करा कि ये आघात वर्धनीय होते हैं, धातुएं क्या होते हैं, आघात वर्धनीय। आप उन्हें पीट सकते हैं, पीट कर आप जो है उनकी चादर बना सकते हैं, उन्हें पीट कर लंबा कर सकते हैं, पतला करके लंबा खींच सकते हैं, इनकी चादर बनाई जाती है। इनको पीट पीट कर मोटे, आप भी देखे होंगे आपके घर में जो है धातुओं के जो है, जैसे आपका फावड़ा हो जाता है, कुदाल हो जाता है, पहले ये एक कमानी या एक लोहा होता है जिन्हें पीट के हम पतला कर लेते हैं, तो अपने संसाधनों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कि जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय होती है, उन पे जितना चाहे उतना आघात करें। और दूसरी चीज़ ये होती है, इन्हें पीट कर जो है चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि ऐसा आप ना तो प्लास्टिक के साथ कर सकते हैं, ना ही लकड़ी के साथ कर सकते हैं, ना ही जो है किसी अन्य अधातु के साथ कर सकते, क्योंकि अधातुएं क्षणभंगुर होती हैं, ये कठोर होती हैं। इन पे ज़्यादा अगर प्रहार आपने किया तो ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं। क्षणभंगुर का मतलब क्षण भर में टूट जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अधिक आघात को सह सकती हैं, और अधिक आघात को सहते हुए यह जो है चादर में परिवर्तित हो जाती। किसी लोहे को पीटते पीटते जो है चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर किसी लकड़ी या किसी जो है प्लास्टिक को पीटते पीटते आप चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो धातु और अधातु का जो कंसेप्ट रहा होगा ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और अगर इस कंसेप्ट में दोस्त अगर कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारा अगला प्रश्न जो बोर्ड में दोस्तों हर साल पूछा जाता है। ये ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर बार बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। मैंने इसे हर बार देखा, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो दे दूं, ताकि ये टॉपिक आप अगर इस वीडियो में ही देख लेते हैं तो आपको कभी भी जो और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ही आसान भी है और याद भी हो जाएगा। ये इसमें केवल इसकी परिभाषा पूछता है और इसका रिएक्शन पूछता है। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में, और अगर आप समझ जाएंगे तो आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्त, क्या होता है कि कुछ धातुओं को गलाने के लिए सामान्य अम्लों में धातुएं गल जाती हैं। सामान्य अम्लों में धातुएं क्या होती हैं? गल जाती हैं। लेकिन कोई वहीं पर कुछ ऐसी अत्यधिक कठोर धातुएं होती हैं जिन्हें सामान्य अम्लों में गलाया नहीं जा सकता, और वो जो गलती हैं वो एक ऐसे अम्ल में गलती हैं जिसे क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अब वो धातुएं होती हैं गोल्ड, प्लैटिनम। ये ऐसी धातुएं होती हैं जो सामान्य अम्लों में डालने पर गलती नहीं है, तो कहते हैं कि इन्हें गलाने के लिए जो है क्या करना पड़ता है? इन्हें अम्लराज में डालना पड़ता है। अम्लराज जो है ये कह सकते हैं कि हाई पावर, उच्च जो है अधिक जो है शक्तिशाली जो है अम्ल होता है, जो क्या करता है? कठोर से कठोर धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। तो जरा अम्लराज को समझ लेते हैं। अम्लराज आपने समझ लिया तो अम्लराज से आपके जो है बोर्ड के 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ये होता है, और 2 से 3 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है अम्लराज की परिभाषा, जरा सा मैं जूम करता हूँ और देखते जाइए। कह रहा है कि सांद्र HCl का 3 भाग, सांद्र HCl का कितना भाग? 3 भाग, तथा सांद्र HNO3 का 1 भाग। इसी चीज को यदि आपने याद रख लिया तो परिभाषा आपकी बिल्कुल तैयार है। ये मान के चलिए, लिखित लीजिए। मतलब ये है कि सांद्र HCl का आपने कितना भाग लिया है? 3 भाग। और सांद्र HNO3 का आपने कितना भाग लिया है? 1 भाग का ताजा तैयार किया गया मिश्रण एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। का ताजा यानी सांद्र HCl का 3 भाग आपने मिलाया, 3 भाग सांद्र HCl का और 1 भाग सांद्र HNO3 का मिला के ताजा तैयार किया गया जो मिश्रण होता है वह एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमको लगता है कि ये जो है टॉपिक आपको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3, यानी HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल जो है का ताजा, ये भी अम्ल है, सांद्र HCl भी अम्ल है, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 2 अम्लों का मिश्रण है ये। तो कह रहा कि सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र HNO3 का जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग से मिला के ताजा तैयार किया गया मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ दिया गया है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कह रहा कि ये जो मिश्रण होता है यह उच्च संक्षारक होता है, उच्च कोरेसिव होता है। उस संक्षारक का मतलब होता है कि यह ऐसा संक्षारक है जो सामान्य नहीं बल्कि कठोर से कठोर धातु को भी क्या कर सकता है? पिघला सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, उच्च संक्षारक का मतलब करा कि जो धातु में जैसे गोल्ड, प्लैटिनम आदि, करा कि HCl और जो H2SO4 HNO3 के जो है अम्ल में नहीं घुलती। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और HNO3 जो है आपका नाइट्रिक अम्ल है। अगर इन अम्लों में मिलाने के बाद जो धातुएं नहीं घुलती हैं आसानी से, उन्हें जो है जब हम अम्लराज में डाल देते हैं तो वो क्या होती हैं? आसानी से घुल जाती हैं। अर्थात कठोर से कठोर धातुओं को घुलने के लिए, कठोर से कठोर धातुओं को गलाने के लिए अम्लराज की आवश्यकता पड़ती है। तो अम्लराज होता क्या है? परिभाषा एक बार और करा कि सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग लेकर ताजा तैयार किया गया मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। अम्लराज एक उच्च जो है क्या होता है? संक्षारक होता है। जो धातुएं सामान्य तौर पर सामान्य अम्लों से नहीं गलती हैं, उन्हें गलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अम्लराज की। ऐसी धातुएं हैं गोल्ड और प्लैटिनम। और करा कि जैसे ये धातुएं जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल या HCl
में जो है आसानी से नहीं घुलती हैं, इसलिए इन्हें गलती हैं, इसलिए इन्हें गलाने के लिए जो है अम्लराज का मिश्रण तैयार किया जाता है। अब मैं आपको जो है अम्लराज का जो है रिएक्शन बता देता हूँ। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, इसको देखते चलिए। स्क्रीन पर जो भी लिखा जाएगा इसको आप अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे। तो यहाँ लिखा है 3 भाग HCl, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिख रहे हैं 3 HCl, है ना दोस्तों। 3 भाग HCl हो गया, प्लस 1 भाग, एक तो लिखना ही नहीं है, HNO3, HNO3, ये हो गया। अब देखते हैं बनता क्या है, आप इसको लिखते चलिए। कह रहा कि 3HCl प्लस HNO3, 3 भाग यहाँ पे देखिए हमने HCl का लिया है और 1 भाग HNO3 का, बनेगा आपका NOCl, NaCl नहीं, ये NOCl है, NOCl प्लस 2H2O, क्या क्या बना, NOCl प्लस 2H2O। अब मैं बता देता हूँ NOCl क्या, इसमें NOCl है नाइट्रोसिल क्लोराइड, याद करिए, NOCl है नाइट्रोसिल क्लोराइड, और 2H2O तो आपका जल है ही है। तो 3 भाग आपने क्या लिया है, 3HCl प्लस HNO3। 3HCl मतलब 3 भाग आपने नाइट्रिक अम्ल, 3 भाग आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ले लिया और 1 भाग आपने किसका ले लिया, नाइट्रिक अम्ल का। अब दोनों मिला के एक ताज़ा मिश्रण तैयार कर दिया, आपका बना NOCl प्लस 2H2O। यानी यह जो मिश्रण तैयार हुआ है नाइट्रोसिल क्लोराइड और जो है जल का, यही क्या है, अम्लराज है। इसमें आप कठोर से कठोर धातु को भी संक्षारित कर सकते हैं, आसानी से गला सकते हैं। तो 3HCl प्लस HNO3 इज इक्वल टू NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, और आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। दोस्तों यह रिएक्शन है किसका, अम्लराज का। यह रिएक्शन जो है अम्लराज का है और यह परिभाषा अम्लराज की है। इन टॉपिकों में आज मैंने आपको 2 टॉपिक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके बताया है, धातु और अधातु में अंतर और अम्लराज। अगर इन टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जो है मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, यदि वीडियो आपको पसंद आती है दोस्त, तो यह इतना चिल्लाने का, इतना पढ़ाने का छोटा सा एक मात्र छोटी सी फीस है कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अपने दोस्त तक भी पहुंचाइए जो लोग बोर्ड की तैयारी में बैठने वाले हैं या जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन मेरी तरफ से उनके लिए एक छोटा सा सहयोग हो जाएगा। बस मेरी यही छोटी सी इच्छा है। इसी के साथ मैं अपने इस चैनल को, मैं जो है अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।